हाय गाइस, ये Realme GT7 है बट ये ना ड्रीम एडिशन है, मतलब काइंड ऑफ स्पेशल एडिशन है जो कि Realme ने एस्टन मार्टिन फॉर्मूला 1 टीम के साथ कोलैबोरेशन करके बनाया है। इसीलिए इस फोन का जो डिजाइन है वो नॉर्मल फोन से काफी अलग है। बट इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, बहुत दिनों से ये मेरे ऑफिस में रखा था और मेरा टीम मेंबर इसको टेस्ट कर रहा था और इसको टेस्ट करने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि फोन तो अच्छा है बट इस फोन का प्राइस जो है 40,000 रुपीज से स्टार्ट होता है और इसी प्राइस में OnePlus 13R भी एग्जिस्ट करता है। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, किसी का भी क्वेश्चन होगा कि OnePlus 13R के मुकाबले Realme GT7 कैसा फोन है या फिर 40,000 रुपए में क्या ये Realme का फोन कंसिडर करना भी चाहिए कि नहीं। इन्हीं चीजों के मैं आंसर करूंगा आज इस वीडियो में। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीद एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूँ तो उस बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अब क्योंकि स्पेशल एडिशन फोन है तो पहले डिजाइन की बात बता देता हूँ कि क्या क्या अलग है इस ड्रीम एडिशन के अंदर। सबसे पहली बात, जो इस फोन का कलर है ना, ये एग्जैक्टली सेम है जो कि एस्टन मार्टिन टीम के कार का कलर है और इस फोन पे जो एस्टन मार्टिन का लोगो है ना, ये पूरा इनग्रेव करा हुआ है। और बैक पैनल में ये जो दो लाइंस आ रही है ना, ये F1 कार के नोज का डिजाइन कॉपी करने की कोशिश करी गई है। इनफैक्ट इस फोन का जो कैमरा मॉड्यूल है, लेंसेज है, उसके अराउंड एक येलो एक्सेंट आ रहा है और पावर बटन भी जो है येलो है। इनफैक्ट इस स्पेशल एडिशन का बॉक्स भी काफी कूल दे रखा है, मतलब एग्री करना पड़ेगा क्योंकि बॉक्स में एस्टन मार्टिन की पूरी फोटो बुक मिलती है और ये जो चार्जर आप देख रहे हैं पूरा ब्लैक है। मतलब सुपर वूक यूजुअली पूरा ब्लैक आता नहीं है तो थोड़ा ये अलग है। और ये जो सिम इजेक्टर टूल है ये F1 कार की शेप का दे रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर एस्टन मार्टिन टीम की थीम डाली हुई है। आई मीन फोन को स्टार्ट करने पे लोगो आता है टीम का, आइकन्स अलग है और वॉलपेपर भी अलग है। तो यही चीजें अलग मिलती है स्पेशल वेरिएंट के अंदर। और हो सकता है कि आपको इसका कलर या फिर डिजाइन ना पसंद आया हो तो इस फोन का एक नॉर्मल वेरिएंट भी आता है जो कि नॉर्मल Realme की डिजाइन लैंग्वेज फॉलो करता है। मतलब GT7 सीरीज जैसे दिखती है वैसे इस फोन का नॉर्मल वेरिएंट दिखता है। एंड नो डाउट फोन की डिजाइन लैंग्वेज मुझे बहुत कंफर्टेबल लगी। बैक पैनल पूरा कर्व हो रहा है तो इस वजह से भी कंफर्ट ऐड होता है। और ग्लास प्रोटेक्शन की बात करूं तो गोरिल्ला ग्लास 7 आए इस फोन के अंदर और 360 डिग्री NFC भी है, IP69 रेटिंग भी है और Wi-Fi 7 भी है। तो बेसिक स्पेक्स अच्छी है इस फोन की। और स्पीकर्स की बात करूं तो मैंने पॉडकास्ट भी सुना है इस पे और कंटेंट भी देखा है। आई थिंक स्पीकर्स जो है अच्छा साउंड करते हैं। और फिंगरप्रिंट्स के अंदर ऑप्टिकल मिलता है, बस थोड़ी सी थंब स्ट्रेच करनी पड़ेगी बट अच्छा काम करता है। खैर बहुत ज्यादा दिन तो इस फोन को टेस्ट नहीं किया है बट 7 दिनों में मेरे टीम मेंबर ने इसमें एयरटेल की सिम डाली है न्यू दिल्ली में और अभी तक तो नेटवर्क इशू नहीं आए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए डिजाइन तो मेरे को सही लगा। और डिस्प्ले की बात करूं तो इस फोन में ना 6.78 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 1.5 की रेजोल्यूशन है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और LTPO पैनल है। इनफैक्ट ये फोन जो है HDR10 प्लस के साथ आता है और डॉल्बी विजन भी है। और इस फोन की जो HPM है वो 1600 निट्स है और जो पीक ब्राइटनेस है वो 6000 निट्स है। तो ये जितनी भी डिस्प्ले की स्पेक्स बताई है ना, थोड़ी टेक्निकल थी सुनने में बट सिंपल टर्म्स में बताऊं तो ये सारी अच्छी स्पेक्स बोली जाएगी प्राइस के हिसाब से। खैर तो स्पेक्स की बातें थी बट अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं ना तो मैंने ये डिस्प्ले टेस्ट करी है और जिस लेवल की ब्राइटनेस है इस डिस्प्ले की, मेरे हिसाब से आउटडोर जो है मोस्टली सही तरीके से डिस्प्ले दिख जाती है। बस कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जब बहुत सनी डे हो ना तो शायद थोड़ी सी दिक्कत है डिस्प्ले देखने में। और मैंने आप लोग को हमेशा बताया जो पीक ब्राइटनेस होती है ना, ये जब हम कोई भी HDR कंटेंट देखे जैसे कि नेटफ्लिक्स पे या फिर प्राइम वीडियोस पे, तब पीक ब्राइटनेस काम आती है। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग ट्रेंड हो चुका है। मैंने देखा है कि जो सस्ते फोन्स है ना वो पीक ब्राइटनेस बहुत बड़े बड़े नंबर्स के साथ आती है, जैसे कि इस फोन में 6000 निट्स मैंने बताया। जबकि मैं महंगे फोन की बात करूं जैसे कि OnePlus 13 है, उसमें 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। और जब मैंने साइड बाय साइड Realme GT7 और OnePlus 13 में सेम कंटेंट चलाया नेटफ्लिक्स पे तो OnePlus 13 ज्यादा ब्राइट लग रहा था। इनफैक्ट जो हाइलाइट्स है वो भी ज्यादा ब्राइट लग रहे थे। कंफ्यूज मत होना, मैं ये नहीं कह रहा कि Realme GT7 की स्क्रीन अच्छी नहीं है। मेरे हिसाब से 40,000 रुपीज में बहुत अच्छा कंटेंट ये दिखा रहा है। इंडिविजुअली जज करूं तो कलर की ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी है, हाइलाइट्स भी ब्राइट है, ओवरऑल अच्छा होता है आउटपुट। बस मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो पीक ब्राइटनेस के नंबर होते हैं ना, आई थिंक अब हमें जो है इन पे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो चुके हैं। बट वैसे डिस्प्ले की रियलिटी बताऊं तो प्राइस के हिसाब से इस फोन में अच्छी डिस्प्ले मिलती है। और एक और चीज बहुत अच्छी है इस फोन की, वो है इसका बैटरी डिपार्टमेंट। आई मीन ये 7000 mAh बैटरी के साथ आता है भाई फोन, बहुत बड़ी बैटरी होती है। और जो चार्जिंग स्पीड भी है वो भी फैंटास्टिक बोली जाएगी, 120 वॉट। और जैसे कि मैंने बताया लिमिटेड टेस्टिंग करी है इस फोन पे, तो मैं 7 दिन के हिसाब से बता रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट देखो, इस फोन में एवरेज 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था। खैर 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ना बहुत अच्छा माना जाता है। और वैसे बता देता हूँ, कोई भी फोन जब हम यूज करते हैं ना वो 7 से 10 दिन लगा सकता है बैटरी को ऑप्टिमाइज करने में। मतलब देखोगे ना, फोन को जितना ज्यादा यूज करोगे नए फोन को उतनी और बैटरी लाइफ बढ़ती जाती है। तो बहुत चांसेस है इस फोन
को अगर मैं 7 से ज्यादा दिन यूज करता तो शायद और बैटरी बैकअप बढ़ जाता, क्योंकि लास्ट डे पे इस फोन ने मुझको 10 घंटे 25 मिनट के अराउंड स्क्रीन ऑन टाइम दिया था। इसका मतलब बैटरी बैकअप धीरे धीरे और बढ़ रहा है जितना यूज कर रहे हैं। बट एक सीधा फैक्ट आपको बताऊं, 7000 mAh होने का ना एक अलग ही फायदा है। मतलब मैं सिंपली बोल सकता हूं कि 25 से 26 घंटे ये फोन चल सकता है, वो भी सिंगल चार्ज पे। खैर और भी फोन्स में 7000 mAh की बैटरी आई है, मेरे हिसाब से बहुत सही ट्रेंड आया भाई स्मार्टफोन वर्ल्ड के अंदर। और क्योंकि 120 वॉट की चार्जिंग भी इस फोन के अंदर, तो ये तो और विन विन सिचुएशन है। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने चार्जिंग टेस्ट रन करा इस फोन के ऊपर, जहां पर मैंने 2% बैटरी से इस फोन को चार्ज करना स्टार्ट किया और 15 मिनट के बाद मैंने चेक किया 50% फोन चार्ज हो गया था। और जब 30 मिनट्स बाद चेक किया तो 85% चार्ज हो गया था और एग्जैक्ट 39 मिनट्स में ये फोन 100% चार्ज हो गया था। तो सिंपल सी बात है, बैटरी और चार्जिंग स्पीड का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब थोड़ी सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। इस फोन में ना Realme OS 6 मिलती है जो कि Android 15 पे बेस्ड है, बट फॉर सम रीजन मार्च के बाद इस फोन में अभी तक कोई भी सिक्योरिटी पैच अपडेट आया नहीं है। क्या मैं बता दूं, Android 15 आने के बाद ना जितनी भी Android UIs है सारी स्मूथ हो गई है एनिमेशंस में, लेकिन कलर OS, Realme UI इन सब में ना पैरेलल एनिमेशन की वजह से बाकी UI के मुकाबले थोड़ी ज्यादा स्मूथ एनिमेशंस लगती है। ये इनका एडवांटेज है। क्या एक चीज बताता हूँ, जब मैंने इस फोन को टेस्ट करना स्टार्ट किया था ना, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम सेटअप किया तो मैंने ग्लांस और ऐप मार्केट इन दोनों को डिसेबल करा था। और फिर सेटअप के बाद जितनी भी प्री इंस्टॉल एप्स मुझे यूजलेस लगी उन सबको मैंने डिसेबल या अनइंस्टॉल किया। इसके बाद एक क्लीन एक्सपीरियंस मिल गया। और ये चीज मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, अगर कोई भी फोन खरीदो ना, कोशिश की अगर उसको क्लीन से क्लीन एक्सपीरियंस खुद से बना लो। थोड़ा टाइम लगता है बट सच बता रहा हूँ ज्यादा बेटर हो जाता है एक्सपीरियंस। बाकी ऑब्वियसली इस फोन में AI मिलती है और वो मैंने टेस्ट करने की कोशिश करी। जैसे कि इस बार Realme ने जो है ना AI प्लानर नाम का एक नया फीचर दिया है। खैर बहुत अजीब बात ये है कि बाय डिफॉल्ट ये AI फीचर Realme ने डिसेबल कर रखा है, सेटिंग में जाके इनेबल करना पड़ता है। एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि मैंने इस फीचर को कैसे यूज करा। मैं इंस्टाग्राम पे था, अब AI प्लानर को यूज करने के लिए ना फोन के बैक पैनल पे ऐसे डबल टैप करना होता है। और देखो जैसे ही मैंने बैक पैनल पे डबल टैप किया तो AI ने उस पोस्ट को एनालाइज किया और देखा किस दिन पे इवेंट है और कैलेंडर में सेट कर दिया। और मैंने देखा है काफी जगह काम करता है। मतलब अगर कोई ईमेल आ रखा है जिसमें फ्लाइट टिकट्स है, अगर मैं डबल टैप करूं फ्लाइट्स का भी हो जाता है सेट, या फिर व्हाट्सएप पे किसी ने इन्विटेशन भेजा हुआ है वहां पर भी काम करता है। अच्छा फीचर तो है। फिर इसके अलावा और भी बेसिक AI फीचर मिलते हैं, जैसे कि AI इरेजर, ट्रांसलेट ऐप भी है, गैलरी के अंदर AI एडिटिंग टूल्स भी है। बट इस फोन में ना एक बहुत अच्छा फीचर है इमेज एक्सट्रैक्शन का। ये पता है कैसे काम करता है? हम किसी भी ऐप में है और हम किसी भी सब्जेक्ट पे टच एंड होल्ड करते हैं तो उसका स्टिकर टाइप निकाल सकता है और हम उसको किसी भी ऐप में शेयर कर सकते हैं। बट फनी बात पता है क्या है? ये इंस्टाग्राम पे बहुत अजीब तरीके से काम करता है। मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी की स्टोरी देख रहे हैं और टच एंड होल्ड करते हैं स्टोरी को रोकने के लिए, ये इमेज एक्सट्रैक्ट कर देता है उसकी। या फिर रील जब हम देख रहे हैं, रील को अगर हमें पॉज करना है तो हम टच एंड होल्ड करते हैं ना, ये रील का भी इमेज एक्सट्रैक्शन कर देता है। तो ये फीचर इंस्टाग्राम पे ठीक से काम नहीं करता बट वैसे हेल्पफुल है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ठीक है। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में MediaTek Dimensity 9400E मिलता है। और अच्छी बात पता है क्या है? इस फोन की परफॉर्मेंस के ऊपर मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। अगर बहुत डिटेल में इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में जानना है तो 100% वो वीडियो चेकआउट कर लेना। बट अब क्योंकि ये थोड़ा बहुत फोन यूज कर लिया तो मैं ब्रीफली एक्सपीरियंस बताता हूँ परफॉर्मेंस का। पहली बात, Realme ने जो है रैम मैनेजमेंट इस फोन की मेरे हिसाब से बहुत अच्छी रखी हुई है। मतलब कि 3-4 एप्स में भी अगर हम लगातार काम कर रहे हैं तो कोई भी ऐप बंद नहीं होती या फिर किसी भी ऐप से नोटिफिकेशन मिस नहीं होती। एंड आई थिंक इस फोन की ना हीटिंग की सिचुएशन भी बिल्कुल ठीक है। जैसे कि हर दूसरे फोन वार्म होते हैं ना, अगर बहुत ज्यादा फोटोज खींच लो डे लाइट के अंदर या फिर बहुत ज्यादा गेमिंग कर लो, वार्म रन होते हैं फोन, ये भी इतना ही वार्म रन होता है। और जब मैंने दिल्ली की पीक समर्स में भी इस फोन को आउटडोर यूज करा है तब भी ऐसा नहीं हुआ कि परफॉर्मेंस थ्रोटल कर गई हो। खैर मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 7 डेज की यूजेज ही है। तो इतनी टेस्टिंग को देख के चलूं तो भाई परफॉर्मेंस तो मुझे सच में बहुत सही लगी इस फोन। तो अब थोड़ा कैमरा डिस्कस कर लेते हैं। देखो इस फोन में ना 50+50+8 मेगापिक्सल का सेटअप है। अब इस फोन की मेन कैमरे की फोटोज दिखाऊंगा बट पहले एक चीज बताता हूँ, इस फोन में ना 2 मोड्स मिलते हैं। एक वाइब्रेंट मोड है जिसके अंदर ना सैचुरेशन बहुत हाई रहती है फोटोज में, और दूसरा है क्रिस्प मोड जो कि बहुत ही ना एक्यूरेट फोटोज खींचने की कोशिश करता है। अब फॉर अ चेंज मैंने जो है सारी फोटोज इस फोन से क्रिस्प मोड पे खींची देखने के लिए कि एक्यूरेसी कितनी आती है। अब मैं एक चीज कंफर्म कर सकता हूँ कि सच में क्रिस्प मोड पे ना एक्यूरेट कलर्स आ रहे हैं फोटोज में। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि वाइट बैलेंस बहुत रियलिस्टिक आ रहा है फोटोज में। वाइट बैलेंस का मतलब कि जब फोटोज में कलर्स वार्म आने चाहिए वार्म आते हैं, या फिर जब कूल फोटो आनी चाहिए कूल आती है। और इन फोटोज में कॉन्ट्रास्ट जो है थोड़ा बूस्टेड रहता है, बट ऐसा भी नहीं है कि शेडोज क्रश हो जाए। और इन फोटोज में
HDR भी काफी अच्छा काम कर रहा है और मोस्टली जितनी भी फोटोज मैं दिखा रहा हूँ इन सब में डिटेल भी अच्छी आती है। तो ये थी कुछ अच्छी बातें जो मुझे इस फोन के कैमरे में लगी, बट कुछ कमियां भी है। जैसे कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ कि फोटोज का व्हाइट बैलेंस बिगड़ गया, फोटोज में ज्यादा ब्लू टिंट आ गया, या फिर कभी कॉम्प्लिकेटेड लाइटिंग में फोटो खींच रहे हैं तो HDR ठीक से वर्क नहीं किया। और मुझे पता है क्योंकि कुछ लोगों को क्रिस्प मोड में फोटोज आई कैची नहीं लग रही होगी। देखो इस केस में ऑब्वियसली वाइब्रेंट मोड जो है काफी कलर्स ऐड कर देता है, काफी आई कैची फोटो हो जाती है, तो वो एक डिफरेंट केस ही है। और ये जो मैं वाइब्रेंट और क्रिस्प मोड बता रहा हूँ ना, ये पोर्ट्रेट फोटोज खींचते समय भी ऑप्शन मिलता है। बट ये दो फोटोज देखो, एक मैंने पोर्ट्रेट मोड से खींची है और एक नॉर्मल मोड में, बट दोनों में जो कलर प्रोफाइल है वो मैंने क्रिस्प रखी हुई है। स्टिल ये जो दोनों फोटोज है बहुत ही अलग लग रही है कि जैसे सेम तरीके से नहीं खींची, क्योंकि मेन कैमरे के कंपैरिजन में जो पोर्ट्रेट मोड की फोटो आई है वो बहुत ज्यादा वार्म आ गई है। बेसिकली मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब मैं पोर्ट्रेट मोड से फोटोज खींचता हूँ और क्रिस्प कलर प्रोफाइल में खींचता हूँ तो सारी फोटोज वार्म आती है। अब ऐसा नहीं है कि ये बुरी फोटोज है, बस ये थोड़ी सी अजीब बात। बट वैसे टेक्निकल होकर मैं पोर्ट्रेट मोड को जज करूँ तो मेरे हिसाब से कटआउट जो है सही रहता है, ब्लर की क्वालिटी भी अच्छी रहती है और पोर्ट्रेट्स में डिटेल भी अच्छी आती है। और टेलीफोटो लेंस की बात करूँ तो मेरे हिसाब से यार वो अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि टेलीफोटो में भी जो डिटेल है, डायनेमिक रेंज है, ओवरऑल कलर्स है, वो अच्छे आ रहे हैं। और मैंने देखा 5x तक जब मैं जूम कर रहा हूँ और अच्छी लाइटिंग है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। बट अगर लाइटिंग अच्छी नहीं है तो थोड़ी सी नॉइज और बैड प्रोसेसिंग दिख सकती है। बाकी जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो 8 मेगापिक्सल का है और वो ऑब्वियसली 8 मेगापिक्सल जितनी डिटेल देगा। और यार जो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है ना, सेल्फी तो बहुत अच्छी आ रही है इस फोन से, क्योंकि सेल्फीज में जैसे कि स्किन टोन इंपॉर्टेंट रहती है, डिटेल आनी चाहिए सेल्फी के अंदर, वो सब कुछ आ रहा है। और मैंने वीडियोस भी टेस्ट करी है, 4K 60 FPS वीडियोस ये फोन अच्छे से शूट कर पा रहा है। और प्राइस के हिसाब से जज भी करूँ ना, तब भी कलर शिफ्टिंग ज्यादा नहीं हो रही है वीडियोस में। इनफैक्ट स्किन टोन, डिटेल्स और HDR में बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रहा है वीडियो में। और क्रेजी बात पता है क्या है, ये फोन 4K 120 FPS शूट कर सकता है। देखो इस प्राइस में 120 FPS पे शूट करना, वो भी 4K पे, काफी बड़ी बात मानी जाएगी। अब ऑब्वियसली यहाँ पर स्टेबलाइजेशन नहीं है वीडियो के अंदर, बट कैपेबिलिटी होना तारीफ वाली बात है। और अगर इस फोन से हम 120 FPS की वीडियो शूट करते हैं ना, तो हम बाद में वीडियो को स्लो डाउन करके एक अलग आउटपुट निकाल सकते हैं। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ना मैंने Realme GT7 को कंपेयर किया OnePlus 13R से, और मेरे हिसाब से दोनों फोन जो है बहुत सिमिलर फोटोज खींच रहे हैं। बस Realme के पास एडवांटेज ये है कि इसमें एक एक्स्ट्रा क्रिस्प मोड मिल जाता है अगर एक्यूरेट फोटोज खींचना चाहो तो, जो कि ये ऑप्शन OnePlus में नहीं मिलता। इसके अलावा Realme के पास ये एडवांटेज है कि 4K 120 FPS शूट कर सकता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम लोग यूज करेंगे, बट अगर यूज करते हो तो इस केस में Realme आ गए। प्लस Realme की चार्जिंग स्पीड और बैटरी साइज भी ज्यादा है अगर हम OnePlus 13R से कंपेयर करें तो अगर ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती है तो इस केस में Realme जो है एडवांटेज देगा। बट मेरे हिसाब से मोस्टली लोगों के लिए बड़ा एडवांटेज सिर्फ बैटरी का रहेगा। बट फिर जब सॉफ्टवेयर कंपेयर करते हैं तो वहां पर OnePlus का एडवांटेज ये है कि ज्यादा क्लीन एक्सपीरियंस देगा। तो रियलिटी तो ये है कि ये दोनों फोन बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बस डिपेंड ये करता है कि अगर आपको क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको OnePlus खरीदना चाहिए, और अगर आपको वीडियो में 4K 120 FPS का ऑप्शन चाहिए या फिर 2 कलर प्रोफाइल चाहिए, बड़ी बैटरी, ज्यादा फास्ट चार्जिंग, उस केस में जो है Realme का अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो ये है एग्जैक्ट सिचुएशन अगर हम दोनों फोन को बहुत क्रिटिकल होकर जज करें तो। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सा अच्छा फोन है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी लीव रखते हैं। अगर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।